चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज़ यूट्रस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो अब हम ऑप्स पढ़ेंगे, ऑप्स पूरा का पूरा यूट्रस के आसपास ही घूमेगा। तो वहाँ पर हम इन शब्दों का बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, और ख़ासतौर पे यूट्राइन प्रोलैप्स जैसे टॉपिक, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जैसे टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स, इनफर्टिलिटी जैसे टॉपिक्स जब हम स्टडी करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस जैसे टॉपिक हम स्टडी करेंगे, तो उसमें भी यूट्रस के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू टॉपिक होगा। अगर हम शेप की बात करें यूजुअली, तो ये पायरीफॉर्म शेप का होता है। पायरीफॉर्म मतलब अमरूद वगैरह, आपने फल का कोई शेप देखा होगा जो फल लटकता है पेड़ से यूजुअली, या सुराही का जो शेप होता है उसका शेप को हम यूजुअली पायरीफॉर्म शेप बोलते हैं। ये वाला जो शेप होता है ना, इस पर्टिकुलर शेप को यूजुअली पायरीफॉर्म शेप के रूप में जाना जाता है। तो अमरूद के शेप से हम यूजुअली इसको कंपेयर करते हैं। पायरीफॉर्म शेप का यूजुअली एक ऑर्गन होता है, इंटरनल जेनाइटिलिया है। इसकी अगर हम वेट की बात करें, तो इसका वेट हमेशा आपको अलग अलग मिलता है अलग अलग कंडीशन के अंदर। अगर हम एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें खास तौर पे, वो भी कब नली पैरा होगी, जिसने कभी भी बच्चों को जन्म नहीं दिया है, उसमें इसका जो वेट होता है वो 50 to 70 ग्राम्स आपको देखने को मिलता है। एवरेज वेट 60 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास हम मान लेते हैं। तो 50 से 70 ग्राम का वेट आपको नली पैरा के अंदर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, नली पैरा मतलब ऐसी फीमेल जिसने अभी तक कर एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। मल्टी पैरा फीमेल में इसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन की अगर हम बात करें, जिसमें प्रेगनेंसी आपको नहीं देखने को मिल रही है, उस टाइम पे ये जो मल्टी पैरा वीमेन है उसमें वेट जो है वो आपको 80 ग्राम्स तक कर देखने को मिल सकता है। तो दोनों फीमेल्स में वेट में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एक बार यूट्रस जो है एक्सपैंड होता है बच्चे को सपोर्ट करने के बाद, तो उसका वेट वापस फिर पहले जैसी कंडीशन में नहीं आ पाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसका वेट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में बच्चा, कौन से मंथ चल रहा है, उसके हिसाब से इसका वेट जो है वो बढ़ता रहता है। पर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में इसके दो वेट वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। एक 50 to 70 जो नली पैरा में मिलेगा, और एक 80 ग्राम्स जो हमें मल्टी पैरा विमेन के अंदर यूजुअली देखने को मिलेगा। सिमिलरली इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, तो यूजुअली नली पैरा विमेन जो होती है इसमें ये थोड़ा सा छोटे साइज का आपको मिलता है। 6 to 8 सेंटीमीटर का यूजुअली आपको देखने को मिलता है, जिसमें एवरेज लेंथ जो होती है वो 7.5 कंसिडर की जाती है। और मल्टी पैरा में इसका साइज आपको कंपैरेटिवली काफी बड़ा हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक बार एक्सपांड हो चुका है। यूट्रस इज लाइक एन बलून, एक बार उसको एक्सपैंड कर दिया गया है, तो एक्सपांशन की वजह से वहां पर आपको फिर उसका जो लेंथ है वो वापस ओरिजिनल लेंथ पर रिटर्न होते हुए नहीं देखने को मिलेगी। तो वो 9 to 10 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर की हाइट्स तक कर अचीव कर सकती है। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर्स जो है उसको आप याद रखिएगा, प्रेग्नेंट यूटरस का लेंथ होती है वो। और नॉन प्रेग्नेंट यूटरस में दो लेंथ हमें देखने को मिलती है, एक 7.5 की जो नली पैरा में मिलेगी, और एक 9 to 10 की लेंथ मिलेगी जो मल्टी पैरा के अंदर आपको यूजुअली देखने को मिलेगी। यूट्रस की पोजीशन की हम बात करें, तो यूट्रस यूजुअली एंटीवर्टेड और एंटी फ्लैक्स पोजीशन में हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस एंटीवर्शन एंड व्हाट इज दिस एंटी फ्लैक्शन, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ये आपने वेजाइना की बात करी, तो वेजाइना कुछ इस तरीके से लाई करती है। ये आपकी स्किन है, स्किन में भी वेजाइना ऐसी सीधे के सीधे परपेंडिकुलरली नहीं लाई करती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है स्किन में। ये जो वेजाइना होती है थोड़े से एक एंगल पे शिफ्ट होते हुए आपको देखने को मिलती है, और यहाँ से सर्विक्स जुड़ता है इसमें आकर के। ठीक है, इसी कारण से ये देखिए एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है। पोस्टीरियर वॉल आपको कंपैरेटिवली लंबी मिल रही है, 7 सेंटीमीटर की एंटीरियर वॉल मिल रही है, 9 सेंटीमीटर की पोस्टीरियर वॉल मिल रही है। तो यहाँ पर एक एंगल पे है वेजाइना, इस एंगल पे है, और यहाँ पर सर्विक्स इस एंगल पे आपको देखने को मिल रहा है, और फिर सर्विक्स के ऊपर यूट्रस कुछ इस तरीके से लाया करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के एंगल बनते हुए देखने को मिल रहा है। एक तो सर्विक्स और यूट्रस के बीच में एंगल बनते हुए देखने को मिल रहा है, और एक वेजाइना और सर्विक्स के बीच में आपको एंगल बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो जब कभी भी हम सर्विक्स और वेजाइना वाले एंगल की बात करते हैं, ये वाले एंगल की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होगे तो इसमें भी आपको ये जो एंगल देखने को मिल रहा है 90 डिग्री के करीब करीब देखने को मिल रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल यूजुअली ये होता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एंटी वर्जन। वर्जन वर्ड में वी को याद रखना, वी जो है ना, वी स्टैंड्स फॉर वेजाइना। तो यहाँ पर सर्विक्स और वेजाइना के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ एंटी वर्जन। ये पूछा जाता है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंगल ऑफ एंटी वर्जन बनेगा सर्विक्स और वेजाइना के बीच में। जबकि ऑन द अदर हैंड ये जो एक दूसरा एंगल यहाँ पर बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, जो बन रहा है सर्विक्स और यूट्रस के बीच में, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, 120 के करीब करीब आपको एंगल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ एंटी फ्लैक्शन, द एंगल विच इज फॉर्मिंग बिटवीन द सर्विक्स एंड यूट्रस, ये यूजुअली 120 से 130 डिग्री का आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ऊपर एंगल आपको देखने को मिल रहा है जो सर्विक्स और यूट्रस के बीच बन रहा है, जो है एंगल ऑफ फ्लैक्शन, एंटी फ्लैक्शन। और एक एंगल जो है वो नीचे बनते हुए आपको देखने को मिल रहा है, विच इज आपका एंगल ऑफ एंटी वर्जन। तो ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक 90 डिग्री का होता है, एक 120 डिग्री का होता है।
और एक एंगल और बन रहा है यहाँ पर, जो वेजाइना आपकी स्किन के साथ बना रही है यहाँ पर, एक ये तीसरा एंगल आप देखिए, यहाँ पर एक एंगल और बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है स्किन के साथ, जो वेजाइनल एंगल है ये 45 डिग्री का आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 45 डिग्री का एंगल वेजाइना बनाएगी स्किन के साथ, वेजाइना और सर्विक्स के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और यूट्रस जो होगा वो सर्विक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो 120 का बनाएगा। अब ध्यान से समझना इन सारी चीज़ों को, क्योंकि जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रेट्रोवर्जन, तो रेट्रोवर्जन में यूजुअली क्या होगा, ये जो यूट्रस यूजुअली आगे की तरफ झुका होना चाहिए था, ये यूट्रस वेजाइना जो इस डायरेक्शन में लाई कर रही है स्किन के साथ, ये भी इसी डायरेक्शन में चला जाता है यूट्रस भी, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन बिल्कुल गलत हो जाती है, इसे माल फॉर्मेशन बोलते हैं हम, या फिर क्या बोलते हैं, माल पोजीशन का केस बोलते हैं यूट्रस का, जो कि एब्सोल्युटली इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चे की ग्रोथ उसके अंदर हो ही नहीं पाती और बार बार रिपीटेड एबॉर्शन देखने को मिलता है हमें। तो तब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना रेट्रोवर्जन, ये यहीं बता देता हूं मैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, रेट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस, तो उसका मतलब ये होता है कि यूट्रस एंटीवर्टेड पोजीशन में नहीं है, यूट्रस एंटी फ्लैक्स पोजीशन में नहीं है। एंटीवर्टेड पोजीशन मतलब वेजाइना का 90 डिग्री का एंगल, और एंटी फ्लैक्स पोजीशन मतलब सर्विक्स पे 120 डिग्री का एंगल बनते हुए हमें नहीं देखने को मिल रहा है। और ये फिर एक माल पोजीशन की कंडीशन है, यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है, तो वो नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड, वो वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में यूजुअली हमें बॉडी में, अगर हम यूट्रस को क्लासीफाई करें तो यूट्रस को हम अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। जैसे ये यूट्रस है आपका, ठीक है, तो इस यूट्रस को हम अलग अलग हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। एक ऊपर का हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड एज फंडस, ठीक है, इस ऊपर के हिस्से को हम फंडस कहते हैं। इस फंडस के दोनों तरफ आकर के फेलोपियन ट्यूब्स यूजुअली राउंड लिगामेंट वगैरह अटैच होते हैं। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है बीच का, इसे कहते हैं हम बॉडी। इसके बाद नीचे का जो हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड एज सर्विक्स, सर्विक्स मतलब नेक ऑफ द यूट्रस। तो ये तीन हिस्सों में हम ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बॉडी की बात कर रहे हैं, जो बॉडी वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इस हिस्से की हम बात करने वाले हैं। तो बॉडी में आपको तीन तरीके की बेसिकली मसल्स देखने को मिलेगी, तीन तरीके की बेसिकली लेयर्स देखने को मिलेगी, मसल से ज़्यादा अच्छा है वर्ड है लेयर। तीन तरीके की लेयर मिलेगी, फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, सेकंड इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इसमें कोई सब म्यूकोजा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। यूजुअली किसी भी ऑर्गन को अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग लेयर्स होती है, सिरोसा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस और म्यूकोजा, ऐसी चार लेयर से कोई भी ऑर्गन बनता है। अगर आप स्टमक को देखो या आप इंटेस्टाइन्स को देखो तो आप उसमें चार लेयर नोटिस करोगे। सिरोसा होती है जो आउटर कवरिंग होती है, सिरोसा के नीचे आती है मस्कुलैरिस लेयर, जिसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स और आउटर हॉरिजॉन्टल फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांसवर्स फाइबर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स मस्कुलर लेयर के अंदर लाई करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके नीचे होती है सब म्यूकोजा, नाम में ही सब म्यूकोजा लगा, मतलब किसी के नीचे है वो, तो किसके नीचे है, म्यूकोजा के नीचे है। तो चार लेयर इस तरीके से नॉर्मल ऑर्गन के अंदर आपको देखने को मिलती है जब कभी भी ऑर्गन को ट्रांसवर्स वाइज कट करके स्टडी किया जाता है। पर यहाँ पर कोई भी सब म्यूकोजा लेयर आपको नहीं देखने को मिलेगी, देयर इज नो सब म्यूकस लेयर यूजुअली प्रेजेंट। यहाँ पर जो सबसे अंदर की लेयर है ना, जो म्यूकोजा लेयर है, दैट इज योर एंडोमेट्रियम, वो डायरेक्टली मस्कुलैरिस के साथ कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। मस्कुलर लेयर जो है, मस्कुलर कोड जो है, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो पेरीमेट्रियम क्या हो गई, बाहर की लेयर, सबसे आउटर लेयर, जो बेसिकली आपको एडरेंट मिलेगी वहां पे प्रेजेंट मसल्स के साथ। उसके बाद आती है मायोमेट्रियम, जिसमें थिक मसल्स आपको कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी, और उसके सबसे अंदर में आपको जो लेयर मिलेगी वो म्यूकस सिक्रीटिंग लेयर होगी, विच इज योर एंडोमेट्रियम। इसके बाद अगर हम फंडस के आसपास के हिस्से की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा होता है जहां पर आपको पर्टिकुलरली यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब आकर के अटैच होते हुए देखने को मिलते हैं, इस पर्टिकुलर हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्नुआ। कॉर्नुआ भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्नुआ पे तीन मेन अटैचमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर इस डायग्राम को देखो तो डायग्राम में ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया है। ये जो कॉर्नुआ वाला हिस्सा है यूट्रस का, यहाँ पर तीन मेन स्ट्रक्चर का अटैचमेंट आपको देखने को मिलता है। एक होता है राउंड लिगामेंट, एक होता है फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा होता है ओवेरियन लिगामेंट। दो लिगामेंट अटैच हो रहे हैं। राउंड लिगामेंट कहाँ से आ रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ना, प्यूबिस वाला जो हिस्सा है वहाँ से आकर के एक शीट के फॉर्म में इंटर कर रहा है और धीरे से कन्वर्ज होकर के राउंड लिगामेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। बाकी ओवेरियन लिगामेंट तो आपको नाम से समझ आ रहा है किसको सपोर्ट करेगा, ओवरी को सपोर्ट करेगा, सस्पेंशन ऑफ द ओवरी में हेल्प करेगा। और एक है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जो कि कनेक्शन दिखाएगा ओवरीज से, जिससे बेसिकली आपका जो फॉलिकल है वहाँ से निकल के बेसिकली वो आएगा, ओवम जो है वो ट्रांसफर होकर के इस फैलोपियन ट्यूब से पास होकर के आएगा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन आपको देखने को मिलता है। तो तीन मेजर स्ट्रक्चर जो है वो यूट्रस पे कॉर्नर पे कनेक्ट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, इस वाले हिस्से में फंडस के पास में कनेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और ये तीनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत हाई है,
क्योंकि आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, खासतौर पे जब हम कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन में हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन होगा, यानी कि जो कुछ समय के लिए काम करेगा, जिसमें कॉन्डम्स पढ़े जाएंगे, जिसमें आईयूसीडीज पढ़ी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपकी जो हार्मोनल पिल्स आती है, टैबलेट्स आती है, वो पढ़ी जाएगी। और एक होगा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, जिसमें हम ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे। ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन की हम बात करेंगे। तो क्या होता है, यूजुअली जब ये ट्यूबेक्टोमी की जाती है तो सर्जन की मिस्टेक की वजह से कई बार सर्जन इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब है, क्योंकि तीनों की थिकनेस लगभग सेम ही होती है। कौन सा स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब है, कौन सा स्ट्रक्चर ओवेरियन लिगामेंट है, और कौन सा स्ट्रक्चर राउंड लिगामेंट है। राउंड लिगामेंट सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर होगा, और वो कई बार क्या करता है, गलती से राउंड लिगामेंट को कट कर देता है। राउंड लिगामेंट को कट करके निकाल देता है और उसको लगता है ट्यूबेक्टोमी हो गई, या यहाँ पर गठान बांध देता है। कई बार ट्यूबेक्टोमी में पूरा फैलोपियन ट्यूब को निकाला भी नहीं जाता है, एक लाइगेचर मार दिया जाता है। तो वो इसको जो फैलोपियन ट्यूब पे लाइगेचर मारना था, वो लाइगेचर वो राउंड लिगामेंट पे मार देता है। और इसी वजह से आप कई बार केसेस पढ़ते हो और सुनते हो कि जो ट्यूबेक्टोमी थी वो फेल हो गई। ट्यूबेक्टोमी में या तो लाइगेचर ढंग से बांधा नहीं गया, टाइटली बांधा नहीं गया, या फिर लाइगेचर गलत स्ट्रक्चर पे बांध दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है प्रेगनेंसी अचीव हो गई ट्यूबेक्टोमी के बाद भी। तो सरकार ने हमेशा एमटीपी एक्ट को पढ़ना है। एमटीपी एक्ट में क्लियर मेंशन किया है कि वेन एवर ट्यूबेक्टोमी इज फेल्ड, अगर आपने पहले ट्यूबेक्टोमी कराई है और उसके बाद वो फेल हो जाती है, तो भी 6 मंथ या उसके पहले पहले आप 3 मंथ के बाद भी, यूजुअली इसकी एक क्राइटेरिया होता है, 3 मंथ के पहले तो आप खुद से अबॉर्शन करवा सकते हैं, लीगल है वो। 3 से 6 मंथ के बीच में यूजुअली एमटीपी अप्लाई होता है। यहाँ पर मेडिकल कंडीशंस कुछ एसोसिएटेड होनी चाहिए जिससे मदर की हेल्थ के लिए जान पे खतरा है, उस वजह से आप यूजुअली एमटीपी का ऑप्शन ले सकते हैं, टर्मिनेशन करवा सकते हैं। उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर सर्जन की मिस्टेक की वजह से या पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट ने ट्यूबेक्टोमी करवाई है, ट्यूबेक्टोमी की हिस्ट्री आपको मिल रही है, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी अचीव हुई है, तो पेशेंट के पास एमटीपी एक्ट को फॉलो करने का ऑप्शन होता है, वो उस बच्चे को अबॉर्ट करवा सकता है। उसकी मेन मिस्टेक कैसे होती है, उसकी मेन मिस्टेक इस वजह से होती है कि कॉर्नुआ के पास तीनों स्ट्रक्चर क्लोजली प्रॉक्सिमिटी में लाया करते हैं। ओवेरियन लिगामेंट भी लाया करता है, फेलोपियन ट्यूब भी लाया करता है, और राउंड लिगामेंट भी यहाँ पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाया करता है, वो आपको देखने को मिलता है। और सर्जन कई बार गलती से फेलोपियन ट्यूब की जगह राउंड लिगामेंट पे गठान बांध देता है, तो ये गलती हो जाती है। क्लिनिकल पॉइंट है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए, फोटो जो आपके सामने देखने को मिल रही है, तो इसमें आपको लेंथ भी अलग से क्लियर हो जा रही है और अच्छे से। अगर आप बात करें यूट्रस की, तो 7.5 हमने यूजुअली इसकी लेंथ की बात करी थी। तो इसमें जो बॉडी का सेक्शन है वो कॉर्पस बोल रहे हैं हम बेसिकली। कॉर्पस जो है, कॉर्पस को भी फिर 2 भाग में डिवाइड किया है, फंडस एंड बॉडी के अंदर। तो ये जो फंडस वाला हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ लिखा नहीं है। इसके बाद जो 3.5 सेंटीमीटर का हिस्सा यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, 3 to 3.5 सेंटीमीटर का, ये यूजुअली डिपेंड करता है 1.5 से 2.5 फंडस हो गया, 3.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर का जो है वो आपका बॉडी का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। इसके बाद एक पतला सा नेक वाला हिस्सा आता है जिसे हम इस्थमस कहते हैं, और इस्थमस के नीचे आपको सर्विक्स देखने को मिलता है। सर्विक्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पोर्शियो सर्वैलिक्स और अलग से एक हिस्सा रहता है ऊपर का, ठीक है, प्रॉपर सर्विक्स। तो ये आपका एक यूट्रस का यहाँ पर डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ और अभी समझ लीजिए, सर्विक्स में हेल्प मिलेगी आपको। यूट्रस में अगर आप ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आएंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक ओस है। ओस का मतलब क्या होता है, नैरोइंग। नैरोइंग को हम ओस के नाम से जानते हैं। तो अंदर की तरफ में एक नैरोइंग है, इसलिए इसको इंटरनल ओस कहेंगे। तो यहाँ पर एक एनाटॉमिकल इंटरनल ओस आपको देखने को मिल रहा है, और एक हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। जब कभी भी आप बायोप्सी सैंपल लेते हो तो वो यहाँ से लिया जाता है, एनाटॉमिकल ओस तक पहुंच नहीं पाते हम, तो जो बाहर की तरफ इंटरनल ओस दिखता है वहां से हम सैंपल ले लेते हैं, तो इसको हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस बोलते हैं। तो 2 इंटरनल ओस आपको देखने को मिल रहे हैं। एनाटॉमिकल इंटरनल ओस से हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस वाला जो हिस्सा है ये इस्थमस का बन रहा है। और फिर यहां से लेकर के इंटरनल ओस जो है, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस से एक्सटर्नल ओस जो है, यहाँ पे भी एक नैरोइंग आपको देखने को मिल रही है। इसके बीच का जो हिस्सा है वो सर्विक्स का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस, मतलब दोनों इंटरनल ऑस के बीच का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस, जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के बीच का जो हिस्सा है उसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा ही है, बॉडी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फंडस, जो ऊपर का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। नीचे का पार्ट है बॉडी प्रॉपर, जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज योर बॉडी प्रॉपर। बॉडी में ऊपर की तरफ में यूट्राइन ट्यूब आपको अटैच होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जान रहे हैं। अगर आप बॉडी के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर शेप का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये शेप ट्रायंगुलर शेप का आपको देखने को मिलेगा। तो यूट्राइन बॉडी जो है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है, परंतु यूट्रस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है दैट इज पायरिफॉर्म, ठीक है। तो पायरिफॉर्म शेप का आपको देखने को मिलता है। देखिए इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 शेप देखने को मिलते हैं। यूट्रस जो है वो यूट्रस पायरिफॉर्म शेप को इंडिकेट करेगा।
बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है वो ट्रायंगुलर शेप को इंडिकेट करेगी, और सर्वाइकल कैनाल जो है वो फ्यूजिफॉर्म शेप को इंडिकेट करेगी। फ्यूजिफॉर्म शेप इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। ये वाला जो शेप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, दिस शेप इज कॉल्ड एज फ्यूजिफॉर्म शेप। तो तीन शेप्स यहाँ पर हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रायंगुलर शेप है, इसके दोनों सिरे पे कॉर्नुआ होगा जिसपे आपको यूट्राइन ट्यूब्स अटैच देखने को मिलेगी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब अटैच मिलेगी, ओवेरियन लिगामेंट मिलेगा और राउंड लिगामेंट का अटैचमेंट मिलेगा। अब हम आते हैं इस्थमस वाले सेक्शन पे। इस्थमस का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक करें? इंटरनल ऑस, जो एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस है वहां से लेकर के जो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस है उसके बीच में लाई करता हुआ इस्थमस आपको देखने को मिलेगा। इस्थमस का साइज कितना है? 0.5 सेंटीमीटर इस्थमस का साइज आपको देखने को मिलता है। इस्थमस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब प्रेगनेंसी होगी ना, अभी तो ये बड़े 0.5 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिल रहा है, पर जब प्रेगनेंसी होगी और यूट्रस का साइज बड़ा होगा और यूट्रस जब एब्डोमिनल ऑर्गन बनेगा, वैसे तो यूट्रस पेल्विक ऑर्गन रहता है, पर जब प्रेगनेंसी की स्टेट में साइज बड़ा होता है तो यूट्रस ऊपर खसकना स्टार्ट करता है, एब्डोमेन में इंटर करना स्टार्ट करता है और एक एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। तो यूट्रस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है अपर यूट्राइन सेक्शन और एक होता है लोअर यूट्राइन सेक्शन, ठीक है। ये जो लोअर यूट्राइन सेक्शन होता है इसका 2/3 हिस्सा या मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो इस्थमस बनाता है, और सिर्फ लोअर 1/3 हिस्सा जो होता है वो सर्विक्स से बनता है। आप बोलोगे अरे सर्विक्स तो 2.5 सेंटीमीटर का हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, इस्थमस से 5 गुना ज्यादा है सर्विक्स। पर 5 गुना ज्यादा होने के बाद भी सर्विक्स सिर्फ लोअर 1/3 हिस्सा ही बना पाता है, और ये जो 1.5 सेंटीमीटर का आपको इस्थमस देखने को मिलता है ये धीरे धीरे फैलते चले जाता है और ऊपर खसकते चले जाता है, और बेबी के टाइम पे जब यूट्रस बड़े साइज का हो जाता है तो उसका 2/3 हिस्सा जो मेजर हिस्सा होता है वो बना देता है। मतलब सर्विक्स ऑलरेडी 2.5 सेंटीमीटर है, 5 गुना ज्यादा इस्थमस से, और इस्थमस इससे अगेन 2 गुना ज्यादा साइज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो 10 गुना अपने साइज को बढ़ा रहा है एक तरीके से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेगनेंसी के टाइम पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट जितना भी है वो आपको इससे बनता हुआ देखने को मिलेगा, मेजर पोर्शन इसी से बनेगा, सर्विक्स थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है एक तरीके से, एक ऐसा एरिया होता है जो आपको यूट्रस में यूट्रस और सर्विक्स के बीच में देखने को मिलता है। एक्चुअली सर्विक्स तो यूट्रस का ही पार्ट है, तो यूट्रस में सर्विक्स उसका हिस्सा है, उसी के पास में बॉडी, और अगर यहाँ पे करेक्ट वर्ड हम बोल रहे हैं तो बॉडी जो है यूट्रस की उसके और सर्विक्स के बीच में लाई करता हुआ एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होगा? इंटरनल ऑस से लेकर के, इंटरनल ऑस में भी एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस से लेकर के हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस जो है इसके बीच में ये लाई करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और प्रेगनेंसी में 12वें वीक के बाद, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो मेजर हिस्सा है वो यही बनाएगा। फिर आते हैं हम सर्विक्स पे। तो सर्विक्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए स्ट्रक्चर में पहले देख लीजिए डायग्राम में कहाँ से कहाँ तक कर है सर्विक्स। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस से लेकर के एक्सटर्नल ऑस के बीच का, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के बीच का जो हिस्सा है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स में अगेन दो हिस्से हैं, सुप्रा वेजाइनल पोर्शन एंड पोर्शियो वेजाइनलिस। सुप्रा वेजाइनल को हम बेसिकली मतलब जो सुप्रा वेजाइनल को जो है हम इसको प्रॉपर सर्विक्स के नाम से भी जानते हैं, और पोर्शियो वेजाइनलिस को मतलब ऐसा पोर्शन जो वेजाइना के अंदर लाई करता है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज दिख रही है इस डायग्राम में, देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, दो अलग तरीके से पत्ती लाइक के स्ट्रक्चर, दीज आर योर फॉर्निक्सेस। अब हम इसको सामने से देख रहे हैं तो ये कौन से फॉर्निक्स होंगे? ये लैटरल फॉर्निक्स होंगे, इसलिए दोनों इक्वल लेंथ के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसको साइड वाइज कट करके देख रहे होते ना, साइड वाइज देख रहे होते तो आप देखते कि एंटीरियर फॉर्निक्स जो है वो थोड़ा कम डेप्थ का मिलता है और पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो है वो काफी डीपर आपको देखने को मिलता। तो ये वाले स्ट्रक्चर, इस टाइप के वेजाइना की जो अपीयरेंस होती है इसको हम फॉर्निक्सेस के नाम से जानते हैं। चलिए तो सर्विक्स को स्टार्ट करते हैं। सर्विक्स जो है वो यूट्रस का सबसे लोअर मोस्ट हिस्सा होता है। सबसे लोअर मोस्ट हिस्सा जो है वो सर्विक्स कहलाता है, जो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इंटरनल ऑस जो है उससे लेकर के एक्सटर्नल ऑस के बीच में लाई करता हुआ देखने को मिलता है। अगर डायग्राम में आपने देखा होगा तो सर्विक्स एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें भी पोर्शियो वेजाइनलिस हिस्सा होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला हिस्सा जिसको हम एंडो सर्विक्स के नाम से जानते हैं, जो कि सुप्रा वेजाइनल हिस्से के रूप में जान रहे हैं हम, और एक दूसरा हिस्सा होगा जो वेजाइना के अंदर होगा जिसे हम पोर्शियो वेजाइनलिस मतलब वेजाइनल पोर्शन कहेंगे सर्विक्स का, इसको एक्सो सर्विक्स के नाम से जाएंगे। तो दो तरीके से सर्विक्स को हम डिवाइड करते हैं, एक होता है एंडो सर्विक्स और दूसरा होता है एक्सो सर्विक्स। दोनों ही सर्विक्स जो हैं वो 1.2 सेंटीमीटर के होते हैं, और टोटल लेंथ जो होती है सर्विक्स की वो होती है 2.5। जब ये दोनों 1.5 मिल जाते हैं तो ये 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स बना लेते हैं, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो एंडो सर्विक्स होता है ये बेसिकली कुछ ग्लैंड्स को कैरी करता है, कॉम्प्लेक्स रेसिमोस वैरायटी की ग्लैंड होती है। लास्ट टाइम हमने बार्टोलिन ग्लैंड की बात करी थी, तब हमने बहुत अच्छे से समझा था रेसिमोस वैरायटी की ग्लैंड हम किन ग्लैंड्स को कहते हैं। ऐसी ग्लैंड जो अंगूर के शेप की होती है, जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल सिक्रीटिंग यूनिट आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो आपको कंपाउंड रेसिमोस वैरायटी की ग्लैंड यहाँ पर भी देखने को मिलती है, जो कि अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करती है। ध्यान देना, एसिडिक म्यूकस नहीं है यहाँ पे। वेजाइना का पीएच एसिडिक मिलता है डोर्डलाइन बेसिलाई की वजह से, पर सर्वाइकल म्यूकस और बार्थुलिन ग्लैंड का जो म्यूकस होता है वो हमेशा अल्केलाइन नेचर का होता है।
तो यहाँ पर जो पीएच मिलता है वो 7.8 का पीएच आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेल्स होते हैं, वो यूजुअली कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंडोसर्विक्स में कॉलमनर एपिथेलियम मिलते हैं, जबकि एक्सोसर्विक्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम आपको देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे ना, वहाँ पर ये पॉइंट आएगा, क्योंकि ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है यही स्क्वायमस एपिथेलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं, या स्क्वायमस एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं, और जो कि प्रेसिपिटेट करते हैं पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर की कंडीशन की तरफ। तो ध्यान देना, यहाँ पर दो हिस्से हैं सर्विक्स के, एक में पूरी तरीके से डिफरेंट सेट ऑफ सेल्स हैं और नीचे डिफरेंट सेट ऑफ सेल्स हैं। नीचे स्क्वायमस सेल्स हैं, ऊपर कॉलमनर सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। एक्सोसर्विक्स में स्क्वायमस सेल्स है, कोई ग्लैंड नहीं है यहाँ पर एक्सोसर्विक्स में, जबकि एंडोसर्विक्स में ग्लैंड भी प्रेजेंट है और कॉलमनर सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना, ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये दोनों सेल्स आकर के मिल रहे होंगे, कॉलमनर ऊपर से आ रहा होगा, नीचे से स्क्वायमस सेल आकर के मिल रहा होगा। इस पॉइंट को हम ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं, और कैंसर सबसे ज्यादा कॉमनली यहीं से डेवलप होता है। तो ऐसी जगह जहां पर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स और स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स पास में आके मिलते हैं, उसे हम स्क्वायमो कॉलमनर जंक्शन बोलते हैं, या उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, या उसे हम ट्रांजिशनल जोन के नाम से जानते हैं। कैंसर जो है वो यहीं पर सबसे ज्यादा डेवलप होता हुआ आपको देखने को मिलता है। देखिए लिखा भी है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है सर्वाइकल कैंसर की, तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, वो एरिया सर्विक्स का जहां पर एंडोसर्विक्स और एक्सोसर्विक्स आकर के मिल रहे हैं, जहां पर कॉलमनर सेल्स और स्क्वायमस सेल आकर के मिल रहे हैं, वहां पर सबसे हाई चांसेस है कैंसर डेवलप होने के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम शेप की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूजिफॉर्म इसका शेप होता है, इस टाइप का शेप आपको देखने को मिलेगा। फ्यूजिफॉर्म शेप का यूजुअली ये ऑर्गन होता है, कट सेक्शन में हमें इस तरीके का शेप दिखाता है। यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल जो है अपोज्ड होती है एक दूसरे के साथ, और आपस में चिपकने की वजह से इनके जो म्यूकोजल फोल्ड है वो एक पेड़ लाइक ऐसी अपीयरेंस दिखाते हैं। उनके म्यूकोजल फोल्ड्स जो है वो इस तरीके की अपीयरेंस दिखाते हैं सर्विक्स के अंदर के, जो जिसे हम कहते हैं आर्बोर विटियाई। ठीक है, याद रखना, आर्बोर विटियाई यूजुअली दैट इज अ ट्री ऑफ लाइफ। थूजा का कॉमन नेम होता है, हम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं आर्बर विटियाई। ठीक है, तो वही आर्बर विटियाई जो है वो गायनेकोलॉजी में क्या बन जाता है, सर्विक्स के जब एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस आपस में चिपकती है, तो वहाँ पर जो म्यूकस है वो एक ट्री के समान अपीयरेंस दिखाता है। वहाँ पे जो म्यूकस फोल्ड्स हैं वो इस तरीके की अपीयरेंस दिखाते हैं, इसे हम आर्बर विटियाई बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहचानने के लिए, क्योंकि जब सर्विक्स को कट किया जाता है सर्जरी के दौरान सर्वाइकल कैंसर वगैरह के केसेस में, तो ये आर्बर विटियाई बहुत हेल्प करता है आपको पहचानने में। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं है, वो ध्यान रखना, सर्विक्स जो होता है वो इनसेंसिटिव टू पेन होता है। सर्विक्स में कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो सर्विक्स को अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते भी हो या उस पर कट भी लगाते हो तो पेशेंट को पता नहीं चलता है। जबकि ऑन द अदर हैंड फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली पेन सेंसिटिव होते हैं। क्लिटोरिस और फेलोपियन ट्यूब, इन दोनों में बहुत हाई नर्व सप्लाई आपको देखने को मिलती है, तो दोनों में ही कोई इंजुरी लगे ना तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्लिटोरिस पे भी, एक्सटर्नल जेनिटलिया में, और फेलोपियन ट्यूब पे भी। तो ट्यूबेक्टोमी के टाइम पे काफ़ी दर्द हो सकता है अगर एनेस्थीसिया नहीं दिया जाए तो। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम सर्विक्स की बात करें तो इसको आप आराम से एग्जामिनेशन के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट भी इंसर्ट करके डायलेट करोगे तो भी उतना पेशेंट को पेन नहीं होगा। ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस। अच्छा, हमने इतना सारा पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, एआईपीजीटी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2019 या 2020 का पेपर है, जिसमें पूछा गया था यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी। 4-5 ऑप्शन थे, ठीक है, उसके अंदर। तो यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, और उसका करेक्ट आंसर था इंटरनल इलियक आर्टरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, गायनिक से। तो हम पूरा टॉपिक पढ़ते रह जाते हैं यूट्रस का और हमें सब पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से बन गया। तो क्वेश्चन याद रखना, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस में हम यूट्राइन आर्टरी से इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि ये जो यूट्राइन आर्टरी है किसकी ब्रांच है, तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो है उसकी ब्रांच आपको देखने को मिलती है। और ओवेरियन आर्टरी भी यहाँ पर यूट्रस को सप्लाई करती है, ठीक है। इस तरीके से यूट्रस आपको देखने को मिलता है। तो दोनों साइड में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, तो दोनों साइड की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ओवेरियन आर्टरी के थ्रू हो जाती है, और ऊपर की सप्लाई और सामने की सप्लाई जो होती है वो इंटरनल इलियक आर्टरी या यूट्राइन आर्टरी बेसिकली जो है वो सप्लाई कर देती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो यूट्रस को T10 से लेके L1 तक कर की जो नर्व रूट्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं, जबकि सर्विक्स को S2 से लेके S4 जो वेजाइना की सप्लाई है ना, वही सप्लाई सर्विक्स को भी सप्लाई करती है यूजुअली। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, बॉडी इज टू सर्विक्स रेशियो के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये यूट्रस की बॉडी है ऊपर का हिस्सा, और ये नीचे का जो हिस्सा है ये सर्विक्स है। तो इन दोनों का साइज जो है वो एज अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे वेजाइना में हम पीएच पढ़ते हैं ना, अलग अलग एज के साथ में पीएच चेंज होता रहता है, ऐसे यूट्रस और सर्विक्स का जो साइज है वो अलग अलग एज ग्रुप में भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो हो जाता है सर्विक्स इज टू बॉडीज टू सर्विक्स रेशियो जो होता है वो 1:2 का देखने को मिलता है। अच्छा ध्यान देना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो, बच्चे क्या करते हैं, वो ये रट के बैठ जाते हैं कि प्यूबर्टी के पहले 1:2 का रेशियो मिलेगा, मेनोपॉज में 1:2 का रेशियो मिलेगा, रिप्रोडक्टिव लाइफ में आफ्टर प्यूबर्टी 2:1 का रेशियो मिलेगा, वो इसको रट लेते हैं। और एग्जाम में एग्जामिनर क्या होता है, रेशियो को बदल देता है। वो बॉडीज टू सर्विक्स पूछने की जगह सर्विक्स इज टू बॉडी पूछ लेता है। एग्जाम में क्या पूछा गया है, ये ऊपर का भी पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ अंदर की वैल्यू याद कर ली कि इसमें इतना होता है उसमें उतना होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, बॉडीज टू सर्विक्स पूछा गया है, सर्विक्स टू बॉडी पूछा गया है। तो ध्यान देना वहां पर, अगर हम बॉडीज टू सर्विक्स की बात करें, मतलब हमेशा याद रखना प्यूबर्टी के पहले इस तरीके से चाहो तो डायग्राम बना लेना बाजू में, डायग्राम से इजी हो जाता है। जो बॉडी है, जब हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो सर्विक्स है वो सर्विक्स आपको कंपैरेटिवली स्मॉलर देखने को मिल रहा है। तो ये रेशियो यहाँ पर आपको प्रेजेंट है सारे, मैं एक बार वैल्यूज इसकी पढ़ ले रहा हूँ, ये पूरी वैल्यूज आपको याद करनी है, ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। आप डायग्राम बना के जब करोगे सॉल्व तो उसमें आपको ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडीज टू सर्विक्स रेशियो एट प्यूबर्टी इज 1:2। प्यूबर्टी के टाइम पे ये 2:1 का रेशियो दिखाता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये 2:1 का रेशियो दिखाता है, प्रेगनेंसी में ये 3:1 या 4:1 का रेशियो भी दिखा सकता है। यहाँ पर मेनोपॉज की स्टेट में ये 1:1 और 1:2 के रेशियो में वापस एंड हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट